हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। आज हम क्या लाए हैं? आज जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है टेस्ट पेपर। मैग्नेट ब्रेन्स द्वारा बनाए गए अपने खुद के कुछ टेस्ट पेपर, ताकि बच्चे अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। तो ये सभी हम आप सबके लिए चैप्टर वाइज लेकर आ रहे हैं। तो ये जो आपको मिल रहे हैं ना, आप देख रहे हैं ना मैग्नेट में, ये 100% फ्री है। यानी कि इसके लिए आपको कोई भी कॉस्ट नहीं देनी। ऐसा नहीं कि 2 टेस्ट पेपर आपको पढ़ने के बाद तीसरा टेस्ट पेपर बोला जाए कि नहीं आपको इसके लिए इतना पे करना है, ऐसा कुछ भी नहीं। सभी चैप्टर्स के आपके पास टेस्ट पेपर आएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना। और ये सभी क्लासेस के लिए आ रहे हैं आपके 5th to 12th ऑल सब्जेक्ट्स। 5th से लेकर 12th तक की सभी क्लासेस के लिए आपके पास टेस्ट पेपर आएंगे, सभी सब्जेक्ट के लिए आएंगे और पूरा टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज हम कौन सा आपके लिए टेस्ट पेपर लेके आए हैं? ये जो हम आज लेकर आए हैं वो है हमारी क्लास 12th हिंदी कोर की बुक आरोह भाग 2 की 6ठा अध्याय ऊषा। ऊषा एक कविता है, हम सभी पढ़ चुके हैं। तो इसी पर हमने कुछ क्वेश्चंस निकाल के आपके लिए एक टेस्ट पेपर रेडी किया था, वो सभी आपको दिया जा चुका था। तो वो आई होप आप सभी ने अपने लेवल से सॉल्व किया होगा। तो आज हम इसी के सॉल्यूशंस को लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपने जो सॉल्व किया है क्या उससे हमारा आंसर मेल खाता है या नहीं आता है। और साथ ही बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा कि देखिए, लिखने के तरीके सबके अपने अपने अलग अलग होते हैं। तो हम यहाँ पर जो आंसर्स आपके लिए लेकर आएंगे वो सही हैं। आप देखिएगा, जो भाव है वो मिलना ज़रूरी है। जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके आंसर के भावों का निकलना पहले ज़रूरी है। तो कविताएं होती हैं तो बहुत तरह तरह के अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। तो शुरू करते हैं और आंसर्स आप मिलाते जाइएगा। तो सबसे पहले हमारे पास आया था पद्यांश आया था, उस पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न हमने रखे थे। तो पहले हम पद्यांश को पढ़ेंगे और फिर प्रश्न को एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो क्या दिया है? प्रातः नभता बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हूं, स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और है जादू टूटता इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा। तो ये कविता का हमारे सामने एक पद्यांश रखा गया है कि किस तरीके से सूर्योदय होता है और सूर्योदय होते ही कैसे उन्होंने उपमाएं अलग अलग प्रतीकात्मक दी हैं कि कैसा आसमान लग रहा है सुबह के समय में, और अंत में जैसे ही सूर्योदय होता है वो उषा का जादू टूट जाता है। अब इसी पे आधारित प्रश्नों को देखते हैं। तो अब प्रश्न आपके सामने क्या रखा गया था? कवि ने प्रातःकालीन वातावरण की समानता नीले शंख से क्यों की है? क्यों उन्होंने नीले शंख से करी है, क्या कारण है? तो ऑप्शंस देखते हैं। भोर के समय वातावरण का रंग नीले शंख जैसा बुझा होने के कारण, यानी शंख जैसा नीला होता है डल सा, तो उस तरीके से दिख रहा है, मतलब काला नहीं है, नीला नीला सा है, इसलिए ऐसा है। कवि को नीले शंख का रंग पसंद होने के कारण उन्हें नीले शंख का रंग जो है वो बड़ा पसंद आता है, इसलिए। तीसरा है भोर में समता का वातावरण के अनेक रंग बदलने के कारण, यानी कि भोर के समय ना पल पल रंग बदल रहा है, इसलिए उन्होंने उसे नीले शंख का नाम दे दिया। तीसरा है नीले शंख के अतिरिक्त अन्य उपमा ना मिलने के कारण, अब उन्हें नीले शंख के अलावा कोई और उपमा नहीं मिल रही थी, इस कारण। तो इसमें सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही ऑप्शन है हमारा फर्स्ट वाला, भोर के समय वातावरण का रंग नीले शंख जैसा बुझा होने के कारण। यानी कि समय के समय जब सुबह होती है उषा के समय, तो आसमान कैसा लग रहा होता है? नीले शंख, डार्क ब्लू कलर जो होता है ना, उस तरीके से, क्योंकि एक तरफ से लालिमा आ रही होती है और एक तरफ से अंधकार होता है। तो आप अगर पूरब की तरफ देखोगे तो वो ना काला रंग नहीं होता, उसमें लालिमा मिल जाने के कारण वो हल्का नीला, गाढ़ा नीला जो रंग होता है वो वैसा रंग हो जाता है। दूसरा प्रश्न है, भोर के नभ का सुरमई रंग दर्शाने के लिए क्या उपमा दी गई है? अब एकदम भोर का जो सुरमई नहीं, उसमें कई उपमाएं दी गई हैं। तो अब जब इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कई सारी उपमाएं दी हैं, तो उसको आपको सही ऑप्शन चुनना है। कैसे? लाल केसर से धुली हुई सिल,
यानी कि सिल पे जो है लाल केसर पीसी गई इसलिए धूल है। स्लेट पर लाल खड़िया चौक जैसा, या राख से लीपा चौका, या नीले जल के गौरवर्ण से। तो अब अगर आप देखेंगे भोर के नभ का सुरमई रंग, यानी कि जहां पर हल्का हल्का लालिमा सी ली हुई होती है, तो इसका सही ऑप्शन हमारा क्या होगा, राख से लीपा चौका। यानी जो राख जो होती है ना, क्या होता है कि उस समय वो ग्रेइश कलर, जब राख लकड़ी जल गई, अब जलने के बाद चौके को लीपा जाता है, लीपने के बाद क्या हो जाता है, वो ग्रेइश कलर में हो जाता है, तो वो सुरमई रंग उसको वहां पर हम प्रस्तुत करते हैं कि लालिमा भी रहती है उसमें और गीलापन होता रहे और साथ में ग्रेइश होता है, क्योंकि उसमें उजाला नहीं होता, वो हल्का सा अंधकार लिए होता है, इसलिए उसको क्या दिया है, राख से लीपा चौके से उपमा दी गई है। नेक्स्ट है, चौके के गीला होने का क्या भावार्थ है। बताया ना जो है वो चौका गीला है, तो ये किस भावार्थ में लिया गया, कारण क्या है, नए जीवन का उदय हो रहा है इसलिए लिया गया है, वातावरण में नमी है इसलिए लिया गया है, भोजन के लिए तैयार होना, यानी कि भोजन के लिए वो चौका तैयार हो रहा है इसलिए है, वातावरण में शुष्कता है, यानी कि वातावरण में ड्राइनेस है इस कारण। तो अगर गीलापन है तो क्या है, वातावरण में नमी होने के कारण जो है वो चौके के गीलेपन को दर्शाया गया कि वातावरण में नमी है और अभी भी जो है वो चौका सूखा नहीं है। नेक्स्ट है, काली सिल और स्लेट किस दृश्य को चित्रित करते हैं। तो ये जो दो चीजें दी गई थी ना, काली सिल और स्लेट, ये क्या चीज हमें दिखा रहे हैं, हमें कविता में क्या चीज इनके माध्यम से दिखाई जा रही है। क्या दिया है, भोर कालीन उजाला, यानी सुबह का जो उजाला होता है वो दिखाया जा रहा है। भोर कालीन अंधेरा, यानी कि भोर के समय का, सुबह के समय का जो अंधकार होता है वो दिखाया जा रहा है। सायंकालीन अंधेरा दिखाया जा रहा है, यानी कि शाम के समय के अंधकार को दिखाया जा रहा है। संध्याकालीन सूर्य को दिखाया जा रहा है, यानी शाम के समय जो सूर्य डूबता है उसको दिखाया जा रहा है। तो यहां पर काली सिल और स्लेट दोनों ही क्या है, काला है, और ये कब के समय की बात हो रही है, सुबह के समय की बात हो रही है। तो जाहिर सी बात क्या है, भोर कालीन अंधेरा दिखाया जा रहा है इसमें, कि सुबह के समय जब उषा का जो समय होता है उस समय भी मौसम में आप देखेंगे अंधकार रहता है, उस समय भी वातावरण में क्या रहता है, अंधकार रहता है, आसमान में अंधकार रहता है। एक पूरब की तरफ से हल्की सी लालिमा दिखाई देती है, तो वो उषा का समय होता है, तो उस समय आसमान में तो पूरा अंधकार छाया। तो और अब उसको काली सिल क्या कहते हैं, आपकी काली सिल और स्लेट क्या है, वो काला आकाश है। और पूरब की तरफ से जब सूरज निकलता है तो जो लालिमा होती है वो काली सिल पर केसर और स्लेट पर लाल खड़िया चौक सा हमको दिखाई देता है। तो स्लेट और सिल हमारे क्या दिखा रहा है, वो अंधकार, भोरकालीन अंधकार को दिखा रहा है। नेक्स्ट है, नील जल में उपमान के माध्यम से कवि किसे चित्रित करना चाहता है। अब नील जल दिया गया है, अब नील जल ये उपमा के माध्यम से, यानी कि हम किसी को प्रतीकात्मक तौर पे ले रहे हैं उसको बताने। तो अब वो मुझे क्या चीज बताना चाह रहे हैं, नील जल से हमें वो बताना क्या चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, नीले स्वच्छ आकाश को बताना चाह रहे हैं, कि मतलब आकाश बहुत स्वच्छ है, उसके माध्यम से उन्होंने नीले जल को बताया है। सुंदर स्त्री के रूप को बताना चाह रहे हैं। तीसरा, नीले रंग की सुंदरता को बताना चाह रहे हैं, या पानी के अनेक रूप को बताना चाह रहे हैं। तो यहां पर वो हमें बताना क्या चाह रहे हैं, वो हमको बताना चाह रहे हैं नीले स्वच्छ आकाश को। अब ये कैसे होगा, देखिए, आकाश की प्रतिछाया ही जल में पड़ती है। क्या पड़ती है, आकाश की प्रतिछाया जो है वो जल में पड़ती है। जब आकाश एकदम नीला स्वच्छ आकाश दिखाई दे रहा है तो उसी की छाया तो जल में दिखेगी, तो इसीलिए उसको क्या बोला गया है, नील जल। तो यहां पर क्या है, नीले स्वच्छ आकाश को नील जल के माध्यम से प्रदर्शित किया जा रहा है। अब इसके बाद हमारा जो प्रश्न संख्या 1 हमारी आती है, क्या पूछा गया, देखिए अभी हमारा ऑब्जेक्टिव था, अब हमने यहीं पे सब्जेक्टिव भी दिया आपके लिए। क्या क्वेश्चन पूछा गया था, शमशेर अथवा शमशेर की कविता गांव की सुबह का जीवन चित्रण है, पुष्टि कीजिए। तो ये किसके माध्यम से पता चल रहा है कि ये गांव के सुबह के जीवन का चित्रण किया गया है, ये आप कैसे, अब इसके तो कई माध्यम आपको समझाए गए थे, तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, देखिए यहां पर क्या दिया गया है,
उषा कविता में कवि शमशेर बहादुर सिंह ने ग्रामीण उपमानों का प्रयोग कर गांव की सुबह को गतिशील शब्द चित्र के माध्यम से सामने लाने का प्रयास किया। मतलब क्या है कि जो भी चीज गांव में घटती है उसको हमारे सामने प्रस्तुत किया। कैसे? गांव का चूल्हा है, सिल है, स्लेट है, इन सभी के माध्यम से उन्होंने हमको हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो क्या दिया? कविता में नीले रंग के प्रातःकालीन आकाश को राख से लिपा हुआ चौका कहा है। प्रातःकालीन जो आकाश है वो क्या है? उसको राख से लिपा चौका बताया। ग्रामीण परिवेश में ही गृहिणियां भोजन बनाने के बाद चौके चूल्हे को राख से लीपती हैं। तब एक एक आप बताते जाएंगे, उसको एक्सप्लेन करते जाएंगे। शहरों में चूल्हा नहीं होता, ग्रामीण जगह पर ही चूल्हा होता है, उसको आप करेंगे। फिर है ग्रामीण प्रवेश में ही गृहिणी भोजन के बाद लीपती है, ये चीज आपने बता दी, जो प्रायः काफी समय तक गीला रहता है। अब कारण क्या है? उसको जब अच्छा स्वच्छ करके साफ करके लीपा जाता है तो बहुत समय तक गीला ही बना रहता है। फिर दूसरा बिंब उन्होंने काले सिल का प्रस्तुत किया। दूसरा दृश्य हमारे सामने क्या उन्होंने प्रस्तुत किया था? काले सिल का। काला सिल अर्थात पत्थर के काले टुकड़े पर केसर पीसने का काम भी गांव की महिलाएं करती हैं। अब सिलबट्टा कहाँ चलाया जाता है? गांव में ही चलाया जाता है। भाई शहरों में तो मिक्सी होती है और उस पर भी केसर पीसी जा रही है, तो ये भी हमारा गांव का ही परिदृश्य है। अब तीसरा उन्होंने क्या प्रस्तुत किया? तीसरा बिंब काले स्लेट पर लाल खड़िया चौक मलने का है। क्रिया नन्हे ग्रामीण बालकों द्वारा होती है। इस बिंबात्मक चेतना में गतिशील शब्द भी मौजूद है। तो अब आप यहां पर क्या देख रहे हैं? जो स्लेट की सामने प्रस्तुत की है, तो ये भी क्या है? ग्रामीण नन्हे बालकों द्वारा प्रक्रिया होती है। शहरों में तो स्लेट्स का काम ही नहीं होता ना, तो ये किस में है? ये भी ग्रामीण परिदृश्य को ही कर रहे हैं। अब धीरे धीरे इनके माध्यम से, मतलब चौका है, स्लेट है, सिल है, तो सुबह सुबह चौका है, फिर सिल का इस्तेमाल हो रहा है, स्लेट है, तो ये सभी क्या है? धीरे धीरे सुबह का आगाज हो रहा है। जैसे दिन चढ़ता है ना, सबसे पहले हम भोजन करेंगे, अब भोजन के लिए भाई सिल भी हमें इस्तेमाल करनी है, तो दूसरी उसी के साथ आगे बढ़ेंगे। फिर भोजन करके बच्चे स्कूल को चले जाते हैं, तो ये एक तरीके से गतिशीलता दिन को प्रदान करी जा रही है। यहाँ सवेरे अपने अपने कार्यों में लगे ग्रामीण वर्ग तथा जनजीवन की गतिशीलता को स्पष्ट करने वाले प्रतिमान हैं। यहाँ स्थिरता का नामो निशान नहीं है। गतिशीलता इस अर्थ में भी है कि तीनों शब्द चित्र स्थिर ना होकर किसी न किसी क्रिया के अभी अभी समाप्त होने का सूचक हैं। अतः कह सकते हैं कि शमशेर की कविताएं गांव के सुबह का जीवन चित्रण प्रस्तुत करते हैं। तो ये सभी क्रियाएं क्या है ना, कोई एक चीज क्रिया हो चुकी है उसके बाद, यानी कि यहाँ स्थिरता नहीं है, गतिशीलता है। अब इसको कैसे होंगे? भाई चौका गीला, यानी कि अभी अभी होगा, अभी एक क्रिया खत्म हुई। दूसरा क्या है? दूसरा आपके बाद में सिल है, सिल पे केसर पीसी गई, यानी कि अभी हुआ। स्लेट पर लाल खड़िया, मतलब बच्चे अभी पढ़ कर गए। तो ये सभी काम यहाँ पर हो रहे हैं और इन सभी से हमें शमशेर की कविताओं में ग्रामीण जीवन का चित्रण सामने परिलक्षित होता है। दूसरा प्रश्न है, अपने परिवेश के उपमानों का प्रयोग करते हुए सूर्योदय और सूर्यास्त का शब्द चित्र खींचिए। अब आपके आसपास जो सूर्योदय सूर्यास्त होता है उसे आपको अपने तरीके से प्रस्तुत करना है, ठीक है? आपके परिवेश में, मतलब आप जहां रह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप सभी के पास अलग अलग आंसर रहेंगे, लेकिन इसको लिखने का जो तरीका है वो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। उससे आप जरूर देखिएगा कि आपने ठीक तरीके से किया है या नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें सभी के आंसर हमसे किसी से मैच नहीं करेंगे। कारण ये है क्योंकि सभी के परिवेश अलग अलग रहते हैं। तो मगर लिखने का तरीका बस आपको सीखना है कि ये लिखना हमने सही तरीके से लिखा है या नहीं लिखा है। क्या है? सूर्योदय नीले विशाल सरोवर से बाहर निकलती तेज आभा मंडलवारी नारी की तरह सुबह का खिलता सूरज अपनी किरणों को काफी कोमल बनाए हुए है, जो शरीर को चूमती नहीं है। आकाश के सारे तारों को उसने बाग के माली की तरह चुनकर अपने दामन में भर लिया है और अपने प्रिय के सामने प्रेम निवेदन करने के आग्रह संबंधी विचार से उसके चेहरे पर लाली फैल गई। अब यहाँ पर क्या दिया गया है? सुबह के आकाश में किस तरीके से तारे चुन लिए। अब तारे जो चुरा लिए तो प्रियतम के सामने जो है लाली लिया चेहरा, यानी कि उषा का आसमान, क्योंकि सुबह सुबह जैसे जैसे उजाला होता है तारे अपने आप गायब होने लगते हैं, तो वो क्या हुआ? तारों को चुरा लिया। अब वो चुरा लिया तो शर्माहट है,
तो वो क्या है, चेहरे पे लाली आ गई, तो वो जो प्रातःकालीन लाली, उषा के समय की लाली है वो दिखाई देती है। तो ये सब आपको अपने अपने प्रस्तुत करना है, ये ध्यान रखिए, सब अपने अपने तरीके से प्रस्तुत करेंगे कि आप किन किन उपमानों को ले सकते हैं। सूर्यास्त देखिए, सूर्योदय का तो ये हो गया। सूर्यास्त, सूर्यास्त का सूर्य थका हारा है, अब पूरा दिन सफर कर चुका है तो थका ही हारा होगा। फिर है, श्रम से धूल धूसित देह लिए अब विश्राम करने की इच्छा से अपनी दिनचर्या समाप्त कर रहा है। अब जैसे पूरा दिन कोई बच्चा खूब धूल में खेल लेता है, अब रात में थक गया, अब अपने घर जाना चाहता है, सूरज को आपने प्रस्तुत किया। वह धीरे धीरे अपने घर में प्रवेश कर रहा है और उसे निस्तेज देखकर अंधकार को आकाश अपनी सूरवीरता दिखाने का अवसर मिल जाता है। अब सूर्य के अंदर क्या है ना, अब जब जैसे कोई बच्चा बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो, बहुत खेलने में उस्ताद हो, जब वो थक जाता है तो जो उससे कम वाले बच्चे होते हैं ना, वो धीरे धीरे निकल के सामने आने लगते हैं कि भाई अब हम अपना मैदान संभालेंगे। तो उसी तरह जब वो बच्चा अपने घर की तरफ प्रवेश कर रहा है तो अंधकार रूपी दूसरा तेज बच्चा जो है वो अपने तेज को दिखाना शुरू कर रहा है, क्योंकि अब सूर्य डूबेगा तो अंधकार बाहर आएगा। जो सुबह के समय डरकर भाग गया, और जब भाई सूर्य जो है सुबह के समय वो अंधकार डर के भाग जाता है, वह अब फिर से अपने साम्राज्य के विस्तार हेतु वापस आने की प्रक्रिया प्रारंभ कर रहा है। तो अंधकार, सूर्यास्त होते सूर्य के बाद अंधकार अपने साम्राज्य को फैला रहा है। अब आपको आपके परिवेश में जिस तरीके भी सूर्योदय और सूर्यास्त हो रहा है, अब उसमें आपको अपनी कल्पना मिश्रित करनी है, ये ध्यान रखना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर है 3, क्या उषा कविता में भोर के नभ की तुलना किससे की गई है और क्यों? भोर के नभ की तुलना कई चीजों से की गई है और क्यों की गई है ये आपको यहां पर बतानी है। अब देखिए क्या है, उषा कविता में भोर के नभ की तुलना राख से लीपे हुए चौके, नीले शंख, लाल केसर से युक्त काली सिल, लाल खड़िया चौक से लिप्त स्लेट जैसे उपमानों से की गई। इन सभी से तुलना हुई है। फिर क्योंकि कवि ने उपमानों के माध्यम से अंधकार को समाप्त होने तथा प्रकृति के प्रतिपल आ रहे परिवर्तनों का रेखांकन करने का प्रयास किया है। अब वो क्यों कर रहे हैं, उन्होंने इन उपमानों को लिया क्यों, कारण क्या है? वो पल पल जब सुबह से सूरज निकलने से पहले से प्रकृति के परिदृश्य बदलने लगते हैं। आप देखेंगे सुबह अंधकार रहेगा, धीरे धीरे लालिमा आएगी, थोड़ा सा आकाश हल्का सा देखिए, लालिमा के बाद हल्का पिंकिश हो जाता है, ऑरेंज हो जाता है, फिर एकदम से सफेद हो जाता है जैसे सूरज निकल आता है, नीला आकाश एकदम लाइट ब्लू कलर का दिखने लगता है। तो क्या है, धीरे धीरे परिवर्तन होता है। इन्हीं परिवर्तनों को उन्होंने इन सभी उपमानों से दर्शाया है। प्रश्न संख्या 4 है, भोर के नभ को कवि ने किन उपमानों के माध्यम से सामने रख एक नवीन चित्र उपस्थित करने का प्रयास किया है, स्पष्ट कीजिए। अब भोर के समय जो चीजें उपमान हमने भी देखे, क्या क्या उपमान है, अब इन्हें आपको जो प्रयास कर रहे हैं उन प्रयासों को आपके यहाँ स्पष्ट करना। हमने सारी चीजें उपमान समझ लिए, लेकिन इनको प्रयास क्या क्या चीजों से प्रयास किया है उन्होंने और कैसे कैसे प्रयास किया है आपको ये समझाना है। तो क्या है, भोर के नभ को कवि ने राख से लीपा हुआ चौका, नीला शंख, बहुत काली सिल, जरा सा केसर जैसे धुल गई हो तथा स्लेट या लाल खड़िया चौक मल दी हो जैसे उपमानों के माध्यम से चित्रित किया। अब आपको यहाँ पर वो पूरी पूरी लाइंस देनी पड़ेंगी। पहले उन्होंने किस किस से उपमान प्रस्तुत किए आपने वो बताए और किन किन उपमानों से क्या क्या प्रयास किए। तो लाइंस में आपके उपमान भी हैं और प्रयास भी हैं, दोनों को ही आप प्रस्तुत कर देंगे। इन बिंबों के माध्यम से अंधकार के समाप्त होते प्रकृति में पल पल आ रहे परिवर्तनों को दृष्टिगत किया है। आकाश के लिए इन उपमानों में जल तथा रंग को महत्व दिया गया है। ये उपमान नवीन और मौलिक है। अब यहाँ पर क्या है, रंगों को बताना है, जल को भी उन्होंने चित्रित किया है। तो कई तरीके से प्रस्तुत करने की, मतलब मेन क्या है, अंधकार वाला नभ, सुबह की लालिमा और उसकी परिछाया जो है जल में, ये तीन चीजें उन्होंने प्रस्तुत करी। और ये तीन चीजें ही जो जिस जिस चीजों को उपमान लिए हैं उन सभी को आप प्रस्तुत करेंगे और उनके प्रयासों को। प्रयास का मतलब जैसे क्या था, काली सिल जिसपे केसर मल दिया हो किसी ने, तो यहां पर काली सिल का उपमान तो दिया है, लेकिन प्रयास क्या था, काली सिल उस पे केसर मलने का। दूसरा था स्लेट, अब स्लेट था, स्लेट पे प्रयास क्या किया गया, चौक मलने का। तो ये उपमान है और ये प्रयास है, ये दोनों ही चीजों को आप दर्शाएंगे। प्रश्न संख्या 5 है, सूर्योदय से पहले आकाश में क्या क्या परिवर्तन होते हैं उषा कविता के आधार पर बताइए।
अब परिवर्तन सब बताए गए हैं, अब आपको इसे अपनी लैंग्वेज में बनाकर लिखना है। जैसे कविता में बनाया गया है उसी तरीके से आपको यहाँ पर पकड़ लिखना है। तो क्या दिया है, सूर्योदय से पहले आकाश की छवि क्षण-क्षण बदलती रहती है। इस परिवर्तन को चित्रित करने तथा उसकी गतिशीलता को पकड़ने के लिए कवि ने विविध प्रतीकों और बिंबों का सहारा लिया है। प्रतीक मतलब क्या हुए, नीला शंख, काली स्लेट, काली सिल, ये सभी प्रतीक लिए। बिंब क्या है, अब आप देखिए इसमें सभी में दृश्य बिंब आपको दिए गए हैं, सभी में आपको देखना है दृश्य बिंब है। आपको गीलापन स्पर्श बिंब से आएगा, ये सारी चीजें। फिर क्या है, प्रातः काल में अंधकार के हटने तथा प्रकाश के फैलने की प्रक्रिया को ग्रामीण जनजीवन की गतिविधियों से जोड़ा गया है। सब आप इसमें आपको संबंध भी बताते चलना है। उषा काल के दौरान आकाश में नमी मौजूद होती है, ठीक है ना। आप देखिए ना ओस आती है, ओस किस समय हमको दिखाई देती, सुबह के समय दिखाई देगी ना, सुबह सुबह ओस दिखती, तो उसी ओस के कारण वातावरण में नमी रहती, इसीलिए राख से लीपा हुआ चौका क्या है, वो अभी गीला है। कवि ने इसे राख से लीपा हुआ चौका जैसे बिंब के माध्यम से दर्शाया है। भोर के नभ का नीला रंग तथा राख के लीपे चौके से दृश्य बिंब सामने आता है। तो अब इन सभी चीजों से हमें इस चीज सामने आ रही है। फिर एक कवि ने सूर्योदय से पहले आकाश में काले सिल तथा स्लेट के रूप में चित्रित किया है। सूर्य की छिटकती लालिमा और काले सिल को लाल केसर से धुले जाने और स्लेट पर लाल खिलिया चौक मल देने का बिंब परिवेश में हो रहे परिवर्तन को चित्रित करता है। अब यहाँ पर क्या है, काली स्लेट, काली स्लेट पर चौक मलना और काली सिल पर जो है केसर का मलना। इस पे क्या है, जब सूर्य आना शुरू होता है तो आकाश में हल्की लालिमा छिटकती है, तो उस लालिमा के माध्यम से उन्होंने उसमें चौक और केसर के उस लालिमा को दर्शाया है। तो ये भी हमारा किससे दिया है, दृश्य बिंब को प्रस्तुत किया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सूर्योदय होने के साथ ही उषा का जादू किस प्रकार टूटने लगता है। अभी तो उषा का समय था, सूरज नहीं निकला था, सूरज निकलने वाला था, निकला नहीं था। अब जैसे ही सूरज निकलेगा तो उषा का जादू किस प्रकार टूटेगा, अब इसे आपको चित्रित करना है। कैसे आप करोगे इसे, क्या होगा, उषा काल में प्रकृति का रंग अपने सौंदर्य को विभिन्न रूपों में प्रदर्शित करता है। आकाश अपने रंग रूप में प्रतिक्षण नवीन परिवर्तन करता है। अब जैसे जैसे सूरज ऊपर आएगा ना तो क्या होता है, प्रतिक्षण होता है ना, पहले काला होता है, हल्का लाल होता है, हल्का लाल होता है, थोड़ा और लाल होता है, लाल होते होते तो एकदम से सूरज दिखाई देने लगता है। रंग, आकाश के रंग भी धीरे धीरे बदलने लगते हैं, ये भी होता है। फिर क्या, सूर्योदय के बाद आकाश में सूर्य की तेज किरण छिटककर अपना प्रकाश बिखेर देती है, जिसके प्रभाव से आकाश का नीला रंग मिट जाता है, उसकी आर्द्रता शुष्कता में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार उषा का सम्मोहन अर्थात जादू टूट जाता है। तो सुबह सुबह जो वातावरण में नमी थी वो कैसे टूटी, जैसे सूरज निकला उसके तेज प्रभाव के कारण वहां पर सभी ड्राइनेस, शुष्कता मतलब ड्राइनेस आ जाती है। फिर और जो क्या कहते हैं, जो उषा की लालिमा थी वो सूरज के तेज प्रकाश के कारण जो है वो खत्म हो जाती है, और आकाश में जो अंधकार गहरा नीला रंग था वो सभी समाप्त होकर हल्के नीले रंग में तब्दील हो जाती है। तो इस तरीके का परिवर्तन जो है आता है परिदृश्य सामने, जो जितने भी परिदृश्य रहते हैं उनमें ये परिवर्तन प्रकृति में आता है। प्रश्न संख्या 7 है, उषा कविता के आधार पर उस जादू को स्पष्ट कीजिए जो सूर्योदय के साथ टूट जाता है। अब आपको वो जादू बताना है। जादू, अभी हमने क्या देखा, प्रकृति में क्या परिवर्तन हुए, लेकिन अब यहां वो बता रहे हैं वो जादू क्या है, उषा का जादू क्या है, आपको वो बताना है जो टूटा। तो वो क्या है, कवि उषा के जादू को चित्रित करते हुए स्पष्ट करता है कि सुबह नीला आसमान अत्यंत सुंदर दिखाई पड़ता है। अब जो सुबह का आसमान का जो जादू जो हमें बहुत अच्छा लग रहा था, वह नीले जल के समान प्रतीत होता है, जिसमें सूर्य किसी गोरी सुंदरी की भांति झिलमिलाता जान पड़ता है। सूर्योदय होने के पश्चात ये जादू टूट जाता है। कहने का मतलब क्या है, एक बहुत ही नीला सा जल है, उस पे एक झिलमिलाती एक सुंदर सी स्त्री की काया दिखाई दे रही है, और ये कैसा लग रहा है, एक जादू सा लग रहा है, और लेकिन जैसे सूरज निकलता है ये जादू टूट जाता है। तो वो जो जादू क्या था, आकाश पे छाई नीले शंख जैसी कालिमा, और क्या कहते हैं जो सूरज की लालिमा है, केसर की लालिमा, स्वच्छ नीला आकाश और उसकी प्रतिछाया नीले जल में, और जिस पे झिलमिलाती काली सी एक छाया जो हमें ऐसी दिखा रही थी जैसे कोई सुंदरी हो। तो ये जादू जो हम सब सोच रहे थे वो सूर्योदय पर सब टूट जाता है।
प्रश्न संख्या 8 है, जादू टूटता है इस उषा का अब। उषा का जादू क्या है और वह कैसे टूटता है? जैसे अभी हमने देखा वो जादू है क्या और टूटा कैसे। देखिए एक ही प्रश्न को हम अलग अलग तरीके से आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अब ये आपके लिए सिर्फ एक प्रैक्टिस है कि क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आपके सामने रखे जा सकते हैं। अब इसको आपको देखिए, कभी कोई क्वेश्चन में कोई चीज पहले पूछ ली जाएगी, कोई चीज बाद में पूछ ली जाएगी। आपसे जिस ऑर्डर में पूछा जा रहा है आपको उत्तर उसी ऑर्डर में देना है, ये ध्यान रखना होगा आपको। तो अब यहां पर क्या है, सूर्योदय से पूर्व आकाश में नए नए रंग उभरते हैं। लाल काले रंगों के अद्भुत मेघ मेल से आकाश में जादू जैसा वातावरण था। अब जादू क्या है, क्यों? क्योंकि वहां पे विभिन्न कलर हैं, यानी कि अलग अलग रंग हैं। अब ये रंगों के मेल से जो जादू बनता है, अब जादू में आप देखिए क्या होता है, एकदम अलग अलग रंग होते हैं, बदलता है। आपने कभी मैजिक शो देखा होगा ना, मैजिक शो में क्या रहता है, बहुत जल्दी जल्दी चीजें बदलती है। एकदम से टोपी में से निकल आया कबूतर, निकल आया तो कहीं पॉकेट में से खरगोश निकल आया, तो रुमाल में से फूल निकल आया। तो कैसे जल्दी जल्दी जादूगर सब चीजें करता है ना। तो उषा का जादू भी इसी तरह हो रहा था, क्योंकि पल पल रंग बदल रहे थे। इन रंग बिरंगे वातावरण को उषा का जादू कहा गया है, क्योंकि रंग बदल रहा था। सूर्योदय होते ही ये सारे रंग विलीन हो जाते हैं और उषा का जादू टूट जाता है। अब देखिए एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा गया, मगर दोनों के आंसर अलग अलग है। जादू क्या था एक पहले में, और दूसरा इसमें क्या है, उषा का जादू क्या था। तो हमें यहाँ पर जो एक्चुअल मैजिक होता है उसके साथ हमने इसको सिमिलर कर दिया। आप दोनों ही तरीके से आंसर दे सकते हो, कहीं कोई मिस्टेक नहीं होगी। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, कवि ने भोर के नभ की पवित्रता, निर्मलता तथा उज्ज्वलता को किन रूपों में स्पष्ट किया है। सुबह का जो वातावरण है हमें बड़ा देखिए ना सात्विक सा, बहुत ही शांत सा हमको अनुभव कराता है ना। तो एकदम निर्मल सा, स्वच्छ सा होता है, उज्ज्वल सा होता है, शांति। तो उसको उन्होंने कवि ने किस माध्यम से प्रस्तुत किया है, तो वो किस माध्यम से उन्होंने किया है। उषा कविता में कवि ने भोर के नभ की पवित्रता, निर्मलता तथा उज्ज्वलता को विविध बिंबों एवं प्रतीकों के माध्यम से दर्शाया। अब ये बिंब क्या थे, अब देखिए कविता छोटी है, अब उसी में पलट पलट के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब ये भी देखिए उसी तरीके से क्वेश्चन दिया गया है, क्या बिंब लिए गए थे, कैसे उन्होंने इस सारी चीजों को, पवित्रता, निर्मलता और उज्ज्वलता को दिखाया। जाहिर सी बात है चीजें वही है, हमारी राख से लिपा हुआ चौका है, पवित्रता का प्रतीक। तो सबसे पहले क्या हमने पवित्रता थी, तो चौका कैसा होता है, राख से लिपा, यानी कि एकदम पवित्र होता है। दूसरा है नील जल में किसी की गौर झिलमिल देह में निर्मलता है। फिर है काली सिल जरा से लाल केसर से जैसे धुल गई हो, उसमें उज्ज्वलता का प्रतिबिंब है। तो ये सभी चीजों के माध्यम से उन्होंने पवित्रता, निर्मलता और उज्ज्वलता को दर्शाया है। इन सभी प्रतीकों को लिया है। भोर के नभ में बदलते सौंदर्य को कवि ने जनजीवन की गतिशीलता तथा मानवीय गतिविधियों से हो रहे परिवर्तन के रूप में रखा है। यानी प्रगति में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसे उन्होंने मानवीय गतिशील, जो मानव जो कार्य करते हैं उनके माध्यम से दर्शा दिया। मानवों द्वारा जो कार्य संपन्न किया जाता है उन्हें प्रकृति में जो चीजें चेंज हो रही हैं उसके माध्यम से दर्शा दिया है। अब आखिरी प्रश्न हमारा है, सिल और स्लेट के माध्यम से कवि किस प्रकार अपने मंतव्य को प्रकाशित करना चाहता है। अब सिल और स्लेट ये दो चीजें हमें उन्होंने बताई कि ये क्या है, क्या चीजें होती हैं, तो इनके माध्यम से वो क्या बताना चाहते हैं। सिल और स्लेट दोनों जो ही क्या है, काली हैं। इसके माध्यम से उन्होंने हमें क्या दर्शाने की कोशिश करी है, काला आकाश, मतलब सुबह सुबह जैसे अंधकार वाला आकाश रहता है ना, उसको समझाया। तो इसे लिखेंगे कैसे, तो कैसे लिखेंगे, देखिए काली तथा काले स्लेट के माध्यम से कवि रात्रि की समाप्ति के साथ जाते हुए अंधकार के प्रतीक में, यानी कि रात्रि समाप्त हो रही है, सुबह हो रही है, तो उसके माध्यम से जो अंधकार जाता हुआ है उस चीज को उन्होंने दर्शाने का प्रयास किया है। उषा के आगमन के समय आकाश का दृश्य ऐसा है मानो काली सिल को किसी ने लाल केसर घिस धो दिया हो और काले स्लेट पर किसी नन्हे बालक ने लाल खड़िया चल दी। तो इन दोनों के माध्यम से जाते हुए अंधकार यानी जाती हुई रात्रि को दर्शाने का प्रयास किया है।
इस प्रकार कवि सिल और स्लेट के माध्यम से अंधकार की कालिमा तथा प्रातः काल की लालिमा का सादृश्य के साथ सामने रखता है। तो रात्रि है, जा रही है, अंधकार जा रहा है, उसको उन्होंने स्लेट और सिल के माध्यम से प्रस्तुत किया, जबकि केसर और खड़िया के माध्यम से आते हुए सूर्य की लालिमा को प्रदर्शित किया उन्होंने। तो ये उन्होंने चीजें प्रस्तुत करी। तो यहां पर हमने जो आपसे 10 क्वेश्चन टेस्ट पेपर के माध्यम से पूछे थे, हमने आपको पूरा सॉल्यूशन कराया। देखिए, इसमें हमने आपके सामने जो क्वेश्चंस रखे, आपने देखा कि कई क्वेश्चंस लगभग एक जैसे हैं, लेकिन उनके उत्तर भी अलग अलग हैं। तो इसको हम आपको इस तरीके से समझाते हैं, क्वेश्चन कुछ भी बनाए जा सकते हैं, उत्तर को आपको समझना। इसमें क्या है ना, एक ही क्वेश्चन में 2-2, 3-3 चीजें कभी कभी पूछी जाती, हमें खाली ऑर्डर मेंटेन रखना होता है। क्वेश्चन में जो चीज पहले पूछी गई, हमें वो चीज का उत्तर पहले देना होता है, और जो चीज बाद में पूछी जा रही है उसे हम बाद में देते हैं। तो इसी तरीके से आपके सामने हम और भी आगे टेस्ट पेपर लाते रहेंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे, आप एग्जाम्स या टेस्ट में आने वाले क्वेश्चंस को अच्छे से समझ सकें। यहां हमारी कोशिश है कि आप क्वेश्चंस को समझें, आंसर आप इतने केपेबल हैं कि खुद बना सकते हैं, और यही प्रैक्टिस हम आपसे अब करवा रहे हैं, ताकि आपकी लिखने की हैबिट बहुत ही अच्छी हो जाए और एग्जाम और टेस्ट में आप बहुत ही अच्छे शब्दों के साथ लिख सकें। आई होप कि आपके एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेगी। तो इसको देखते रहिए, आगे और भी चैप्टर्स के आपके लिए टेस्ट पेपर आते रहेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लेकिन हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। क्यों? क्योंकि यह आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।